नमस्कार, मेरा नाम हरिशंकर सोनी है और मैं IMC 2018-19 बैच से पास आउट हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो IMC का एंट्रेंस एग्ज़ाम इस साल हुआ है, इससे पहले तो होते आए हैं और अगले साल जो होगा, तो इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। और इसके साथ कई इश्यूज़ जो हैं और बहुत सी बातें जो निकल के आ रही हैं, उन सब पर भी वीडियो में चलते हुए हम बात करेंगे। और उससे पहले मेरी राय ये है कि बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, तो अब तो उनका एग्ज़ाम ही होना है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वहाँ पे कोई कुछ है नहीं, तो कुछ क्या बताएं। ठीक है, बाकी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिस्ट आपको मास कम्युनिकेशन के चैनल में मिल जाएगी। उनके नाम से उनकी वेबसाइट विज़िट कीजिए, तो वहाँ पर ज़रूर आपको वेबसाइट पे सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आसानी से आप जो प्राइवेट वगैरह यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी हैं, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये एक तरीके से नया कोर्स है। अगर बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी में भी आज कोर्स चल रहा है तो कोर्स नया है, यूनिवर्सिटी पुरानी है, जैसे कि जामिया है। ठीक है, तो बहुत सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आजकल मास कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन करने के लिए तो काफ़ी है ही है, हालांकि वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह का कुछ खास सीन नहीं हो पाता है। मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें प्लेसमेंट वगैरह कुछ होते ही नहीं है। सही बात, तो वो नाम का हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह करें। अब जैसे कि IMC के ये है कि कोई उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं निकल के आता कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे प्लेसमेंट हुए। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी हाई फीस है, एडवर्टाइजमेंट भर भर के देते हैं और पूरे कोर्स की इतनी हाई फीस है कि आपको वापस वो फ़ीस चुकाने में भी कई साल जब आप नौकरी करोगे तब जाके वो फ़ीस आप चुका पाओगे। तो ये सब सारा सीन है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका फाइनेंशियली क्या है, मतलब ठीक है, तो आप कितनी फ़ीस दे सकते हैं, कहाँ जाने के लिए आपको, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए सही रहेगा। लोकेशन के हिसाब से भी आप देख लीजिए। मान लीजिए आप पंजाब में रहते हैं तो वहाँ से देखिए, अगर आप हैदराबाद में जा सकते हैं तो वहाँ से देखिए। लेकिन एक राय मेरी ज़रूर है कि अगर कोई दिल्ली के पास का है तो सबसे पहले दिल्ली को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, दिल्ली है और एक मुंबई है और एक हैदराबाद है, ये 3 जगह को प्रायोरिटी देना सबसे सही रहेगा। अगर आप इसके नियर में रहते हैं, मतलब कि दिल्ली के पास में रहते हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में कहीं रह रहे हैं, आंध्र प्रदेश में कहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है, जैसे कि HCU हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो है, तो वो काफ़ी सही है, क्योंकि रामोजी फिल्म सिटी के पास में बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनका जो स्टूडियो है वगैरह है, सैटेलाइट वगैरह सब कुछ वहीं उनका है सेटअप। तो दिल्ली में जैसे नोएडा है, वैसे हैदराबाद में रामोजी सिटी है और मुंबई में भी है। तो इस तरीके से जो हब है वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा देखते हैं, वहाँ की आसपास की यूनिवर्सिटीज़ में भी देखते हैं, तो बहुत मतलब चांसेस हैं कि हमारा प्लेसमेंट ठीक से हो सकेगा। और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या सब चीज़ें होनी चाहिए वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि 2019 तक IMC का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता था। तो IMC का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 तक रिटर्न में होता था, IMC खुद करवाता था। उसका कोई सिलेबस लिखा हुआ नहीं होता था प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, और जो IMC के एग्ज़ाम में मान लीजिए 2017 का एग्ज़ाम है तो 2018 में थोड़ा सा अलग होगा, तो स्लाइटली चेंज भी उसमें देखने को मिलता था। तो इस तरीके से सब चीज़ें चलती रहती थी कि हम नए नए क्वेश्चन भी देख के, मतलब जो भी एस्पायरेंट्स हैं, या मैं भी इस समय गाइड करना स्टार्ट किया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग लिखा था इस समय SJ डिपार्टमेंट के लिए। उसमें EJ के बच्चे भी कुछ थे, तो जिन्होंने मेरे एक साथ तैयारी की थी, तो फर्स्ट टाइम में जितने लोग मुझसे जुड़े, ख़ास तौर से पर्सनली जो जुड़े, तो उन सब का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। एक भी ऐसा बच्चा नहीं था, एक भी मेरी राय से जो चल रहा था, एक भी ऐसा नहीं था जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड थे, मतलब जितने भी तरह का पैटर्न हो सकता था, सब कुछ बना के मैंने दिया था। और 2019 में जितने मेरे से लोग जुड़े थे, सब के सब का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम पास हुआ था। ठीक है, तो 2019 में इस तरीके से एग्ज़ाम होता था, IMC खुद कंडक्ट करवाता था। और इसमें थोड़ी सी फ़ीस वगैरह की भी हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, क्योंकि वो भी आपके जानने के लिए इस समय बहुत ज़रूरी हो गई है कि पहले क्या होता था, इस बार क्या होता है। देखिए, पहले आप मैक्सिमम 3 डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते थे IMC के। ठीक है, और उसमें से एक चीज़ ये थी कि EJ और HJ दोनों के लिए एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों की जो टाइमिंग थी वो सेम होती थी। ठीक है, टाइम सेम होता था, एक ही टाइम पे दोनों डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता था।
बस ये हिंदी में था, ये इंग्लिश में था। हाँ, दोनों का पेपर भी अलग अलग होता था, ऐसा नहीं कि केवल लैंग्वेज का डिफरेंस, वैसा भी नहीं होता था। तो इस तरीके से आप ईजे, एसजे, आरटीवी और एडीपीआर में से 3 के लिए अप्लाई कर सकते थे, जिसमें से ईजे और एसजे के लिए दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। फ़ीस जो रहती थी, ठीक है, फ़ीस जो रहती थी वो 1000 की फ़ीस होती थी। अगर आप एक ही डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1000 पे करना है। अगर आप 2 डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 पे करना है। अगर आप 3 डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2000 रुपीज़ फ़ी जो है पे करनी है। और जितने डिपार्टमेंट हैं सबका अलग अलग एग्ज़ाम है, एक ही दिन में एग्ज़ाम होता था, एक ही दिन में। अगर आपने 3 डिपार्टमेंट का अप्लाई किया है तो आपको एक दिन में 3 एग्ज़ाम देने होते थे। तो इस तरीके से 2019 तक के जो है पैटर्न रहा है, ठीक है। 2020 में आइए, और जब जैसे ही 2020 में आते हैं तो इसके साथ पेंडेमिक आ जाती है, ठीक। और पेंडेमिक के आने की वजह से एक बहुत बड़ा चेंज होता है आईएमसी के पैटर्न में, एग्ज़ाम में। चेंज ये होता है कि इस साल एंटी एग्ज़ाम करवाती है। तो जब एंटी एग्ज़ाम करवाती है तो वो एक ऑब्जेक्टिव ही होता है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आईएमसी सिलेबस निकालता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम, मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम है, क्योंकि उससे पहले मैंने सिलेबस कभी नहीं देखा और प्रोस्पेक्टस में सिलेबस आता ही नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम जो है एनटीए करवाता है। और ये जो एग्ज़ाम है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम होता है लेकिन घर से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा सीन रहता है। इस साल भी कुछ गड़बड़ियाँ रहती है। गड़बड़ियाँ ये रहती है कि जो एक घर से बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने पीसी में, तो किसी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हुआ, किसी का सब कुछ डाउनलोड हुआ था तो सर्वर इतना डाउन दिखाया, किसी का नेट चला गया, बहुत से इश्यूज़ हुए और बहुत से बच्चे जो है एग्ज़ाम ठीक से अपना नहीं दे पाए। और जब मेरिट लिस्ट निकाली गई तब भी बहुत से लोगों ने हल्ला मचाया और ट्रांसपेरेंसी की कमी बताई। तो फर्स्ट टाइम मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम मेरिट लिस्ट निकाली गई, ठीक है। मेरिट लिस्ट निकाल के जो है बताया गया कि किस किस बच्चे के कितने कितने नंबर बने हैं, 98 कितने लोगों पे है और 98 में किन का सिलेक्शन हुआ है और कैसे हुआ है, ठीक है। अगर 87 में ऐसा है कि 87 नंबर लाने पर कुछ का हुआ और कुछ का नहीं हुआ है, तो ये भी बताया गया था कि किसके बेसिस पे नहीं हुआ है। जैसे कि किसी की 87 नंबर हैं, मान लीजिए 10 लोग हैं जिनके 87 नंबर है, तो ऊपर के 7 लोगों का हुआ है, बाकी 3 का नहीं हुआ। बाकी 3 का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो रैंक बनी है वो एज के हिसाब से भी बनी है। अगर आपके 87 नंबर है तो उसके बाद जो रैंक तय हो रही है तो वो एज के हिसाब से हो रही है, तो इस तरीके से भी थी, ठीक है। तो ये मेरिट लिस्ट भी मेरे पास मास कम्युनिकेशन के चैनल में है, आप खुद देख सकते हो। बाकी इससे पहले कैसे होता था कि जो मेरिट लिस्ट है उसमें डायरेक्टली नाम लिखा हुआ आता था कि हरिशंकर सोनी का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, इस तारीख को जो है उसका इंटरव्यू होना है, इस तरीके से आता था, ठीक है। और इंटरव्यू भी कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा वैसा होता था, ठीक है। मेरे टाइम पे तो इंटरव्यू मेरा बहुत ज़बरदस्त हुआ था। और जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए गया अंदर, ठीक है, तो और मेरे पीछे पीछे डीजी सर आ गए, डीजी सर आके खुद बैठ गए और 5-6 लोग हो गए हैं, कभी कोई आया, कभी किसी ने पूछा, तो एक साथ भी सवाल हो रहे हैं। और कभी किसी का तो बहुत टफ हुआ है, 5 लोगों ने एक साथ ही सवाल दाग दिए हैं और पूरी दुनिया भर से सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, यूएनएचआरसी का बताओ, पाकिस्तान का इशू कैसे सोल्व करोगे, ब्रेक्जिट क्या है, अच्छा ठीक है अभी वो क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन होते हैं। और मुझे तो हेमंत जोशी सर बैठे थे तो उन्होंने एक डायरी दे दी और एक पेंसिल दी कि ये पेंसिल पकड़ो, डायरी पकड़ो, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उनको लिखो। तो सारे शब्दों को वहाँ पे लिखवाया और जितने भी वर्तनी वगैरह की गलतियाँ हो सकती है तो वो निकालने की कोशिश की कि अगर कुछ निकले तो। लेकिन ठीक था मेरा, मुझे इतना नहीं पता था कि इस तरीके से हो सकता है। मेरे थोड़ा सरप्राइज़ था और मुझे ये पता था कि जीडी होने वाला है। मुझे किसी ने बताया कि जीडी होता है, कहीं वेबसाइट पे मैंने पढ़ा था कि जीडी होता है, तो मैं इंटरव्यू के हिसाब से सोच के ही नहीं गया। और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका सेकंड अटैम्प्ट था, करीब 25 से 30 लोग वहाँ पे ऐसे मौजूद थे जिनसे मैंने बात की तो पता चला कि ये तो सेकंड अटैम्प्ट वाला है। तो वहीं पे बहुत घबराया हुआ था और वहीं पे जाके पता चला कि इंटरव्यू होना है। तो बहुत कमी थी नॉलेज की। बहुत से वीडियोस तो होते हैं देखिए यूट्यूब पे जो गाइड भी करते हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं जो व्हाट्सएप पर भी गाइड करते हैं, तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और हम ठीक से अपना नहीं कर पाते हैं। तो यही एक कारण भी था कि मैं नेक्स्ट ईयर से जैसे ही मेरा आईएमसी पास आउट हो रहा था, मैं उसी समय मैंने ब्लॉग लिखा था और ये सब जो है गाइड किया था और
सभी लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की। उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आज तक भी मैं जो है ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। और ये मेरा कोई फिक्स काम नहीं है कि मैं पढ़ाता ही हूँ, फ्रीलांसिंग काम भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, भगवान के दया से सब ठीक है। लेकिन पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से रिसर्च करके मुझे लॉजिकल बेसिस पे प्रेडिक्शन करना और साथ में जो है गाइड करना मुझे सही लगता है, तो मैं करता हूँ। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो इस तरीके से 2019 का 2020 का एग्ज़ाम हुआ था और 2020 में इस साल क्या हुआ है, इस साल वही एनटीए है। जो क्वेश्चन है वो 50 के 100 हो गए हैं, वही नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं है। जो लास्ट ईयर सिलेबस है वही इस साल का सिलेबस है, लेकिन जो ओवरऑल जो पैटर्न निकल के आया है वो पूरा ही बदला, पूरा मौसम ख़राब है। क्या है कि पॉलिटी के क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन मान लीजिए 200 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, तो उसमें से पॉलिटी के क्वेश्चन देखें तो पॉलिटी के क्वेश्चन तो लगभग 10-12 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि आए हैं, और वो आप खुद देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और उसकी बेसिस पे टेबल भी बनाई हुई, वो भी मेरे पास है, आप देख सकते हो। और ये 200 क्वेश्चन में से बता रहा हूँ, अगर आप उसको 100 में कन्वर्ट करो तो 5 से 7 क्वेश्चन आने चाहिए थे। ठीक है भाई, कोई भी जो तैयारी करेगा कैसे तैयारी करेगा, सिलेबस देख के तैयारी करेगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसके बेसिस पे तैयारी करेगा। कोई भी प्रेडिक्शन भी आपको निकाल के देगा तो किसके बेसिस पे निकाल के देगा, हवा में निकाल के देगा कि नहीं पॉलिटी के 27-28 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप पॉलिटी पूरी पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत याद करके जाना पूरी। एक मीडिया इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम हो रहा है तो कोई लक्ष्मीकांत पूरी कंप्लीट याद करके क्यों जाए। ठीक है, उसका करंट अफेयर से लिंक है, उसको वहाँ पे लो थोड़ी देखना है। हाँ, किसी की बीट अगर आगे वैसी होनी है जिसको पॉलिटिकल चीज़ें करनी है आगे जाके, या उस तरीके से लीगल एडवाइज़र बनना है वहाँ पे कहीं पे, तो वो सब चीज़ें ठीक है, वो लक्ष्मीकांत पढ़े, पॉलिटी पढ़े, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक मीडिया इंस्टीट्यूट के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके लिए लक्ष्मीकांत तो कोई पढ़ के नहीं जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटी के 5 से 7 क्वेश्चन आने थे, लेकिन 26 या 27 क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं। तो अगर यहाँ से नहीं आने थे, आ गए हैं, तो कोई दूसरा जो सब्जेक्ट है वो तो दबेगा ही। और जो सब्जेक्ट वास्तव में दबा वो दबा मीडिया का। मीडिया के सेगमेंट से जो हिस्ट्री है और जो हम कहें कि मीडिया सीन में कन्वर्ट अब आपके आ जाता है कि पर्सनैलिटीज़ हैं, अवार्ड्स हैं, मीडिया के रिगार्डिंग जो बहुत सी चीज़ें हैं, अवार्ड्स है, सब कुछ चीज़ें जो मीडिया से रिलेटेड आनी चाहिए थी वो मैक्सिमम करके ज़बरदस्ती निकाल के 14 मैक्सिमम हो पा रहा है। ठीक है, 14 क्वेश्चन मैक्सिमम हो पा रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर 5 ही क्वेश्चन आए, किसी ने कहा 2 ही आया, लेकिन 14 क्वेश्चन हैं ओवरऑल। ठीक है कि 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन 100 में से क्या 14% ही होना चाहिए? किसी अगर मीडिया इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम हो रहा है तो क्या 14% ही क्वेश्चन, मतलब 14 क्वेश्चन ही पूछे जाने चाहिए 100 में से? तो ये बहुत ही गड़बड़ बात हो गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से सब कुछ खेल बिगड़ गया। ठीक है, अब बात आती है कि खेल बिगड़ा क्यों। ये किसी की तो जिम्मेदारी होगा ना, कोई तो सेट करेगा कि 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आने थे, ये जिम्मेदारी किसकी है, कौन देख रहा था इसको, कैसे ये सब चीज़ें गड़बड़ हुई। तो 3 स्टेप इसके बनते हैं। देखिए, एक तो खुद आईएमसी बनता है, एक एनटीए बनता है और एक एनटीए का एल्गोरिदम बनता है। एनटीए का जो सिस्टम जिसके बेसिस पे ये तय होता है, ये फिक्स होता है, मतलब कि जैसे कि केबीसी है तो कौन बनेगा करोड़पति में, जो उसका बैकग्राउंड है, जो कैंडिडेट है जो वहाँ पे खेल रहा है तो उसका बैकग्राउंड है कि वो कहाँ से है, राजस्थान से है और उसने बीए किया है, एमए किया है, या इसी सेगमेंट में वो काम करता है, इस कंपनी में काम करता है, यहाँ पे उसकी जॉब है और ये उसकी रुचि है। उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन बैंक उसके पास होता है, रेंडमली वो क्वेश्चन कंप्यूटर जी जो है निकाल के देते हैं और इस तरीके से सारा खेल वो चलता है। ठीक है, तो यही कुछ ऐसा सा मामला यहाँ पर भी एनटीए के अंदर होता है और एनटीए के हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ऐसा ही मामला है। मतलब कि किसी को एनटीए के डायरेक्टर को भी नहीं पता है कि यूजीसी नेट में आज कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। एनटीए के डायरेक्टर को नहीं पता है कि आईएमसी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये एनटीए के डायरेक्टर को नहीं पता होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से एल्गोरिदम जो सेट की हुई है कंप्यूटर जी के अंदर, वहाँ से सेलेक्ट होगा कि ये जो है किस तरह का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब यह है कि एल्गोरिदम देखना किसकी जिम्मेदारी है। एल्गोरिदम लास्ट ईयर तो गड़बड़ नहीं थी, इस साल जो गड़बड़ हुई है तो वो किसकी जिम्मेदारी है, किसने जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर डाला है।
मतलब जो थीम है, जो जिसका एग्ज़ाम होना है, उसके हिसाब से अगर एल्गोरिदम नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? इसके रिगार्डिंग बहुत से लोग अभी आरटीआई भी लगा रहे हैं। तो आरटीआई में हो सकता है कुछ हमें निकल के पता चले कि अच्छा ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। तो आईएमसी वाले, क्योंकि आईएमसी के प्रोफेसर्स ने पेपर नहीं बनाया, लेकिन ये हो सकता है कि उन्होंने क्वेश्चन बैंक दिया हो। लेकिन ये तो है ही है ना कि भाई इनको आईएमसी की ये तो जिम्मेदारी है ही है ना कि एनटीए को सही से सिलेबस प्रोवाइड किया जाए, जो कि हमें प्रोस्पेक्टस के अंदर लिख कर दिया है, ठीक है, वो इसको प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ से यहाँ जो चीज़ें इंस्ट्रक्शन है, जो कोऑर्डिनेशन है, या तो उसमें गड़बड़ है, या फिर जो यहाँ पे गैर जिम्मेदारी इस तरीके से हुई है कि किसी और ही चीज़ का पेपर, मतलब एल्गोरिदम में अगर कोई टेक्निकल इशू आ गया है, क्या हुआ है कि जिसकी वजह से आना कुछ और चाहिए था, सिलेबस कुछ और है, इनपुट कुछ और दिया है, आउटपुट कुछ और निकल के आ गया, तो कहीं ना कहीं इस तरह की गड़बड़ हुई है। तो इस वजह से सारा आईएमसी का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम बिगड़ा है। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी है? भाई बिगड़ गया वो तो ठीक है, एग्ज़ाम तो वापस होना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है, तो एग्ज़ाम तो नया होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्टरनेटिव तो निकल सकता है ना, कि जिस डिपार्टमेंट का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए था, और वैसे ही इसके साथ भेदभाव हो गया कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, तो वैसे ही पहले इस डिपार्टमेंट को साइडलाइन किया, और फिर जब एग्ज़ाम हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन उसके हिसाब से नहीं आया है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, उसके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि देखिए आईएमसी एडीपीआर के लिए जाना जाता है। लास्ट ईयर भी जो मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई किया है एडीपीआर के लिए किया है। एडीपीआर का जो डिपार्टमेंट है आईएमसी का, वैसा डिपार्टमेंट कहीं भी इंडिया में और कहीं नहीं है। एक वन एंड ओनली जो है आईएमसी का एडीपीआर डिपार्टमेंट है। जो एडवर्टाइजमेंट और पीआर की फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन के तौर पे, मतलब कहूँ कि सबसे कम फीस और अच्छा प्लेसमेंट की बात करें तो एडीपीआर है। तो उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। मतलब जो पॉलिटी पढ़ रहा है, पॉलिटी कौन पढ़ रहा है? जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो पढ़ रहा है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो पढ़ रहा है। तो ये एसएससी यूपीएससी वाला एडीपीआर में एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक रिलेशन के अंदर जाके क्या करेगा? ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में कट ऑफ बताई आपको 85 के आसपास, क्योंकि इसलिए बताई है क्योंकि ये इनकी संख्या बहुत है जो आईएमसी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ये वाली संख्या इस डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है कि सीट छोड़ भी दे, तो हो सकता है कि एडीपीआर में जो लोग जाना चाहते थे शायद वो चले जाएं। ठीक है, बाकी देखिए कोई यहाँ जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ना आपका एग्ज़ाम होगा, अल्टरनेटिव निकालने के रास्ते भी बहुत कम है। बस ये है कि ये सीट छोड़ने की वजह से थोड़ी सी कट ऑफ भी नीचे आ सकती है। लास्ट ईयर भी बहुत से लोगों ने सीट छोड़ी थी, क्योंकि अभी तक ये फिक्स नहीं है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। ये जो चीज़ है इसके बेसिस पर भी बहुत से लोग जो डिसीज़न लेंगे कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, तो बहुत से लोग हो सकता है सीट छोड़ ही दें। लेकिन लास्ट ईयर जिन लोगों ने सीट छोड़ी और वापस उनका सिलेक्शन होगा तो वो तो सीट भी नहीं छोड़ेंगे। तो कई सारी बातें हैं, होगा क्या ये किसी को नहीं पता है कि कितने लोग सीट छोड़ेंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे, कितनी कट ऑफ गिर सकती है। लेकिन ये इसके आसपास कट ऑफ रहेगी रहे, क्योंकि एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं है। मान लीजिए पॉलिटी के 26 से 27 क्वेश्चन आए हैं, तो 20 क्वेश्चन जो है वो इजी हैं। 7-8 क्वेश्चन हैं जो कि किसी को नहीं आते होंगे, हो सकता है कि इसको भी नहीं आते हो, ठीक है, लेकिन बाकी ओवरऑल एग्ज़ाम इजी है। मतलब एक तो क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से अब देखिए कि करीब 5-6 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो तुक्के भी सही होते हैं, तो क्या होता है कि 400 सीटें भरनी है इनको सारी, तो मतलब 5-6% लोगों का आना है, तो तुक्के भी अगर लगाओगे तो 85 आराम से निकल के आते हैं इस तरह के एग्ज़ाम में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर ये नेगेटिव मार्किंग होती तो हो सकता है कि कट ऑफ 65-70 के आसपास ही होती। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से जो है ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। बाकी ये है कि जिस तरीके से मैंने अभी पीछे बताया कि मेरिट लिस्ट लास्ट ईयर बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंसी कमी की वजह से, बहुत हंगामा होने की वजह से बाद में उन्होंने मेरिट लिस्ट जारी की थी कि ये है सारी डिटेल। बाकी इस साल शायद ही जारी हो, ठीक है, तो मेरिट लिस्ट आए नहीं, सीधा नाम लिखा हुआ आ जाए तो हमें पता ही नहीं चले कि कट ऑफ रही क्या है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। और कट ऑफ जानना इसलिए अभी ज़रूरी है ताकि आप अपना डिसीजन ले सको, है ना। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं और आईएमसी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है और 1-2 डिपार्टमेंट के लिए प्रेफरेंस दिया है,
और 80 के आसपास भी नंबर बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं, 70 भी बन रहे हैं, तब भी आप होप रख सकते हैं, 70 तक वाले भी होप रख सकते हैं, क्योंकि आईएमसी की 5-6 लिस्ट निकल जाती है। तो फर्स्ट लिस्ट में नहीं तो सेकंड लिस्ट में, लेकिन उसमें करीब 1 महीना लग जाता है, क्योंकि हर एक मतलब जो बंदा है, मतलब फर्स्ट लिस्ट जब आएगी तो फर्स्ट लिस्ट के बाद में 1 वीक का पूरा एक आपके पास टाइम रहेगा। जब फर्स्ट लिस्ट निकल के आएगी तो पूरा 1 वीक आपको मिलेगा कि आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस डिपॉजिट करें। तो 1 वीक उसमें लगेगा, फिर सेकंड लिस्ट आएगी, 1 वीक देंगे, इस तरीके से टाइम लगता है। कभी 5 दिन भी हो जाएगा वो, लेकिन टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो फिर आपका सिलेक्शन ना फिर आईएमसी में रहेगा ना कहीं और रहेगा। तो ये रिस्क वाली बात है, ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है किसी भी एस्पायरेंट के लिए, जब उसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आईएमसी में आया नहीं है और उसे लग रहा होता है कि आएगा, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। अच्छा है कि कट ऑफ निकाल दे तो कम से कम यहाँ पे डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो, पता तो चले जो भी है 70 है 85 है जो भी है, हमें बता दो कि भाई क्या किस नंबर पे आप ले रहे हो, ताकि हम डिसीजन ले सके। ठीक है, तो करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी चांसेस कम है कि मेरिट लिस्ट कम निकले, मतलब चांसेस ये है कि मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगी। कंक्लूजन के तौर पे बस मेरिट लिस्ट के बारे में यही कहूँगा कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं 85 से 70 तक कट ऑफ आ सकती है 5-6 लिस्ट तक, तो वो होप रख सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा, इस चीज़ का बस ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है मेरा। बाकी SC ST OBC में आप थोड़े नंबर और कम कर लीजिए, तो जिनके नंबर हैं तो थोड़ी सी होप रख सकते हैं। बाकी 50, 55, 60 है तो फिर मुश्किल है, और जनरल कैटेगरी में 55, 50, 60, 65 तक भी मुझे नहीं लगता हो पाएगा। क्योंकि अब देखिए कि ये सारा सीन तो आपने समझ लिया पीछे का कि अब तक क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, लेकिन अब ये समझते हैं कि अब अगर आपका आईएमसी ड्रीम है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। पहली बात आप नोट कर लीजिए कि केवल आईएमसी के भरोसे आपको नहीं बैठना है। कोई भी व्यक्ति अगर नेक्स्ट ईयर के लिए केवल आईएमसी की तैयारी कर रहा है तो वो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये मैं लास्ट ईयर से भी, मतलब जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके रिगार्डिंग, तब से मैं एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि मैक्सिमम कॉलेजेस के लिए, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए और उनके मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कीजिए। जैसे कि जामिया है, तो जामिया में अगर आप जा रहे हैं तो उसके 2-3 डिपार्टमेंट जो भी आपको ठीक लगते हैं उसमें अप्लाई कीजिए। आईएमसी में आ रहे हैं तो आईएमसी के जितने डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस बार तो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम था, तो 1 के लिए किया है, 4 के लिए किया, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तो वो सभी में हो जाएगा, अच्छे नहीं है तो फिर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि अगर आपने 4 डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है तो कहीं इसमें नहीं तो उसमें कहीं हो जाए, सेकेंड प्रेफरेंस में हो जाए, तो वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। बाकी सेपरेट एग्ज़ाम होते हैं तब तो यही होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े। और यहाँ मैं ये बात भी कहता हूँ कि देखिए 1 साल वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपको आईएमसी या फिर किसी भी मास कम्युनिकेशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप जो है तभी कीजिए जब आप फाइनल ईयर में हैं। उसके लिए 1 साल वेस्ट करके तैयारी करना बिल्कुल सही नहीं है। मान लीजिए इस साल जिन्होंने तैयारी की है तो फाइनल ईयर में हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हो गया कि आईएमसी के बिना तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और टाइम है, एज भी काफ़ी कम है उनकी, तो वो तैयारी करे तो मैं समझ में आती है कि ठीक है वो तैयारी कर रहा है। एज हो गई है और प्लस 1 साल हो गया है कॉलेज छोड़े पे, तो इस तरीके से सिचुएशन है। या एज हो गई है लेकिन फाइनल ईयर अभी कंप्लीट हुआ है तो किसी का हो जाता है, तो इसमें भी आपको 1 साल वेट नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी एडमिशन करे मिले तो वहाँ से आप चले जाइए। बाद में इंटर्नशिप का रास्ता अपना के रखिए, जहाँ पर भी इंटर्नशिप मिले, कॉलेज चलता रहेगा साथ में, एमए चल रही है, ठीक है, और जो है आप साथ में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो इंटर्नशिप का रास्ता अपनाएंगे, बार बार जगह जगह पे अच्छी इंटर्नशिप लेने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से आपको आराम से प्लेसमेंट मिल जाएगा, भले ही आपकी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल पाई हो। तो वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा ये होगा कि आप तुरंत जो है कहीं ना कहीं एडमिशन लें। देखिए आईएमसी का और जामिया का मुकाबला पुणे यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ सिलेक्शन हो जाता है कि हमारा लक नहीं होता है या हमारी मेहनत कई बार पानी में बह जाती है, हम जानते हैं, होता है, सबके साथ होता है, किसी बड़े से बड़े इंसान के साथ में होता है, ठीक है। तो ऐसा हो गया आपके साथ तो बैठिए मत, हार मत मानिए, ठीक है।
जो आप कर सकते हो इस लेवल पे अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर भी एडमिशन मिले एडमिशन लेके इंटर्नशिप का रास्ता अपनाइए और वहाँ से जॉब पकड़ने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आप एक अच्छा करियर बना सकेंगे। और जर्नलिज्म में डिग्री से बड़ी चीज़ है आपका एक्सपीरियंस। आपको काम आता है कि नहीं आता है। आपने बहुत बड़ी डिग्री ले ली लेकिन काम नहीं सीखा है तो आप किसी काम के नहीं है। आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आपको काम बहुत अच्छे से आता है, जर्नलिज्म की समझ वैसे ही बहुत अच्छी है, तो फिर आपको किसी चीज़ की जो है ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल यही बात है। बहुत से लोग जो आज बड़े पदों पे न्यूज़ एजेंसीज़ में, अखबारों में, जहाँ पर भी आपको दिखते हैं, उनके बारे में आप पढ़ के देखिए, वो जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से है ही नहीं। उन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो फॉरेन से पढ़ के आए हैं और रिपोर्टर बन के घूम रहे हैं और 40,000 रुपये उनकी तनख्वाह है। बताइए, ऐसी सिचुएशन भी मैंने देखी है। फॉरेन से आप पढ़ के आ रहे हो, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, यहाँ आके आप रिपोर्टर कर रहे हो, 40-50 हज़ार रुपये मैक्सिमम आपकी सैलरी है, उससे ज़्यादा आप निकाल नहीं पा रहे हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब इंटर्नशिप का रास्ता बनाए रखा, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, डिग्री पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो लाख रुपए महीने के कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं। और आप मुझसे नहीं पूछ रहे तो किसी भी समझदार इंसान से जो मीडिया में है उससे पूछ लीजिए। अच्छी जिनके पास डिग्री है वो ऐसे ही बैठे मिल जाएंगे, जिनके पास कुछ नहीं है वो अच्छे लेवल पे बड़े पद पे काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो इतना भी हेडेक नहीं लेना चाहिए कि बस यही था, अब तो ये चला गया, अब तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं है आईएमसी, ठीक है। आपके सपनों के आगे, आपकी मेहनत के आगे अगर आप ठान लो कि बिना आईएमसी भी करके दिखा दूंगा, तो एक दिन आईएमसी में आप गेस्ट फैकल्टी बन के आओगे, चीफ गेस्ट बन के आ सकते हो कि मैं हूँ आज का चीफ गेस्ट, ठीक है। तो कभी मैं इस इंस्टीट्यूट में आना चाहता था और आज देखिए मैं इस तरीके से आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हो सकता है कि ये लेक्चर का पार्ट रह जाए जो लाइंस मैंने अभी बोली है। तो मेरी शुभकामनाएं आपकी इसी तरीके से साथ में है। लेकिन अभी कुछ बातें करनी वो ये है कि जो अगर इस साल का 2022 का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। देखिए, एनटीए 2019 से पहले नहीं था, ठीक है, 2018 के लास्ट में आया है। और जब से एनटीए आया है, एनटीए ने इस तरीके से चीज़ें की है कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह हैं तो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम एक तरीके से एनटीए ही कैच करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एनटीए आईएमसी के साथ में एक बार जुड़ गया है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आगे भी जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ऊपर से क्या है कि आईएमसी के पास इतना बड़ा सर्वर या खुद का कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अपने से एग्ज़ाम करवा सके, और कैंडिडेट्स भी 5-6 हज़ार हो जाते हैं। और बहुत से रीज़न है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जो बड़े पद हैं जैसे कि आईएमसी की डीजी हैं या कमेटी है, तो वो उनका डिसीजन भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाला होता है। तो जब तक वो वैसे बने हुए हैं तब तक मेरे हिसाब से एनटीए ही एग्ज़ाम करवाएगी, ठीक है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरा विचार है, ठीक है। तो चांसेस यही है कि जब तक डीजी है, क्योंकि डीजी ने जो अभी डीजी हैं 2020 में आ गए हैं, 21 का एग्ज़ाम उन्होंने करवा दिया है, उनके देख रेख में हो गया है, और ये एग्ज़ाम जो है उनकी देख रेख में होगा। तो ये 3 एग्ज़ाम तो कम से कम उनकी देख रेख में होंगे ही होंगे। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार भी जो है एनटीए ही एग्ज़ाम करवाए, क्योंकि इस समय एनटीए ने करवाया है, तो इस समय भी जो है एनटीए ही एग्ज़ाम करवाएगा। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 75% के आसपास हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती है जैसे कि सर्वर है और सबसे बड़ा रीज़न मैंने बताया कि एनटीए ही काफ़ी जगह पे एग्ज़ाम करवा रही है, और जैसे ही एनटीए आ जाती है तो एनटीए फिर जाती नहीं है, इसलिए है। और अच्छा है कि इसका एल्गोरिदम ठीक हो जाए और आगे हमें तकलीफ़ नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको 3 पैटर्न के बेसिस पे चलना पड़ेगा। एक तो ये कि जिस तरीके से जो ट्रेडिशनली पैटर्न रहा है आईएमसी का वो हम देखें, जो एनटीए का 2020 का पेपर रहा है वो हम देखें, और जो 2021 का एक नया अजीबोगरीब पैटर्न हमारे सामने आ गया है वो भी हम देखें, क्योंकि तीनों देखने के बाद ही जो है आप ठीक से कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कि अब 2022 का एग्ज़ाम, ठीक है, आपने बता दिया कि तीनों पैटर्न ये देखें, और भी क्या सोचने वाली बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने अभी पीछे कहा कि किसी एक इंस्टीट्यूट के लिए, जैसे कि आईएमसी के लिए तैयारी मत कीजिए। अगर आप आईएमसी प्लस जामिया दोनों को लेकर साथ में चलेंगे तो आपको एक तो ये दोनों पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आईएमसी रिटर्न में एग्ज़ाम ले लेता है फिर से नेक्स्ट ईयर, तब भी जामिया के एग्ज़ाम की तैयारी करते करते सब हो जाए, क्योंकि इसका और जामिया का बिल्कुल सेम है। इसकी और इसकी तैयारी में बहुत बड़ा अंतर नहीं है।
तो IMC जामिया को साथ में लेके चल लीजिए, या बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम भी रिटर्न में होता है, ठीक है। तो रिटर्न और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी कीजिए, ठीक है, 2022 के लिए। और जो फिक्स चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो NCERTs हैं, ठीक है, NCERTs को पढ़िए, ठीक है। और NCERTs के साथ में जैसे कि PM सीरीज़ है ABP न्यूज़ की, ठीक है, तो ABP न्यूज़ की PM सीरीज़ को आप देख लीजिए। और जो मैगज़ीन आ रही है पर मंथ की, उस मैगज़ीन को आप पढ़ते रहिए। बहुत सी फ्री मैगज़ीन्स अवेलेबल है, उनको आप पढ़ते रहिए। बहुत से यूट्यूब पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको आप करते रहिए। और बाकी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है आपको कभी नहीं छोड़ना है। अगर आपने 1 साल से न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको इस वाले एग्ज़ाम में बहुत बड़ी जो है एक तरीके से एज आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ा एज मिल जाएगा, बहुत बड़ा फ़ायदा आपका इसमें हो जाएगा। तो NCERTs पढ़ते रहिए, ठीक है। जो बेसिक NCERTs है उससे आपकी जो मान लीजिए जियोग्राफी से, इकोनॉमी से, पॉलिटी से, यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर पाएंगे। और आपको NTA ही और आपको IMC चाहिए और NTA एग्ज़ाम करवाएगा तो फिर आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लक्ष्मीकांत जो बुक आती है, M लक्ष्मीकांत करके आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उस बुक को आपको पढ़ना चाहिए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो NCERTs पढ़िए, PM सीरीज़ देखिए, ठीक है, मैगज़ीन पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, M लक्ष्मीकांत जैसी किताबें भी पढ़ सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग मेरा कोर्स चलता है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मास कम्युनिकेशन का चैनल के साथ में आपको जो है एक PDF मिल जाएगी, और उसमें सबसे पहले लिखा हुआ होगा ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। तो उसमें सबसे पहले ये लिखा होता है कि क्या करना चाहिए आपको, एक रोड मैप में देता हूँ। उसके बाद मेरे कोर्स की जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद जो फ्री रिसोर्सेज हैं जिनकी लिंक्स भी मैंने उस PDF में दे रखी है। तो मास कम्युनिकेशन का जो चैनल है मेरा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगी IMC एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022, ठीक है। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, मेरे कोर्स के बारे में डिटेल मिलेगी। उसके बाद जो ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज हैं उसकी लिंक्स भी मैं अपडेट करता रहता हूँ टाइमली। तो आराम से अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तब भी आपको एक रोड मैप मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और अगर आप कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।